नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात सूबे के मुखिया करते हैं। सुल्तानपुर में राहुल यादव की हत्या कर दी गई, मोनू पांडे, अमित मिश्रा दोनों मिल के, और उसके बाद ये भी कहा कि हम 10 मिनट का समय दे रहे हैं, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। कानून व्यवस्था की बात हो रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। पहले जंगल राज था, गुंडा राज था, गुंडों की सरकार थी, यादव गुंडई करते थे, मुसलमान गुंडई करते थे। लेकिन अब पूरी मीडिया में या फिर मुख्यमंत्री के मुंह से उन लोगों का नाम हमें नहीं सुनाई देता। सुल्तानपुर की ये घटना, राहुल यादव की हत्या 2 ब्राह्मण समाज के लोगों ने कर दी। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। बहुत बहुत स्वागत है साहब। धन्यवाद। तो हत्याएं तो लगातार हो रही है, डेली खबरें आ रही हैं। डेली की अगर हम अखबार खोल लेंगे तो सिर्फ हत्याएं की इतनी खबर आ जाएंगी। लेकिन योगी जी दावा करते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, छिनैती, डकैती, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 जा रहा। पेपर लीक, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन हमारे योगी बाबा जब मंचों से बोलते हैं और भाषण करते हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जब मीडिया में बाइट देते हैं, प्रेस देते हैं, तो एक मीडिया वाली पूछती है कि आप जो है, आपके ऊपर जाति भेदभाव का आरोप लगता है, तो कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व है, मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूँ। तो जातीयता को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में केवल हत्या ही नहीं, राहुल यादव के साथ इस तरीके से चैलेंज करके कि 10 मिनट में जिसको बुलाना है बुला लो, हम इनकी हत्या करने जा रहे हैं, इस तरीके से चैलेंज करके राहुल यादव के घर में घुस करके मारा जाता है। उनकी माँ चिल्लाती रहती हैं, और राहुल यादव के परिवार के लोग जब थाने में न्याय मांगने जाते हैं तो 3-4 दिन तक उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में कहते हैं मोदी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, यहाँ पे अंधा कानून चल रहा है। और एक अभी संभल की घटना आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक परिवार के लड़की का कुछ लोग मिल करके बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद देखिए इनकी हिम्मत, इनकी मनबढ़ई क्यों है। और उसके भाई को फ़ोन करके कहते हैं कि आओ और अपनी बहन को यहाँ से ले करके जाओ, हमने तुम्हारी बहन का बलात्कार कर दिया है, रेप कर दिया है। तो ये चीज़ें मनबढ़ई क्यों आ रही हैं? इनका जो है हौसला क्यों बुलंद है बलात्कारियों का, अपराधियों का, डकैतों का, चोरों का? क्योंकि इनके जो स्वजाति लोग होते हैं, मनवादी सोच के लोग होते हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग होते हैं, उनको योगी बाबा की सरकार जो है बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। यहाँ जालिमों को एजाज दिए जाते हैं और मजलूमों को थाने में रखा जाता है। ये हाल उत्तर प्रदेश में है। जालिम, आप अभी ठंडी में देखे होंगे कुछ दिन पहले कितना बड़ा इनके स्वजातियों का मामला था कि कोडीन जो है सिरप पी करके, जहर पी करके कितने बच्चे मर रहे थे। लेकिन ये सरकार स्वीकार करने की तैयार नहीं थी, क्योंकि इनके जाति के लोगों का नाम उसमें आ रहा था। और आज तक उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। जो कोडीन माफिया थे, जो जहर का सिरप पिला रहे थे, आज तक उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी कोई गरीब गुरबा का नौजवान स्वाभिमानी अगर कहीं पर कोई प्रतिरोध कर दे, कोई प्रतिक्रिया कर दे, तो उसके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। जातीयता इससे नज़र आती है कि अयोध्या में मोइन खान को बताइए, जिस पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, बलात्कार हुआ था, आज कोर्ट ने उनको बाकायदा रिहा कर दिया कि ये आरोपी नहीं है। मोइन खान का पूरा परिवार चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मोहित खान हमारे परिवार के दोषी नहीं हैं, लेकिन ये खान होने की वजह से लेकिन क्या किया, उसके परिवार के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आप बताइए, हाथरस की घटना हुई थी, इनके स्वजाति लोग बलात्कार में फंसे थे, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? नहीं चला। BHU में एक बलात्कार की घटना हुई थी, इनके IT सेल के लोग, भाजपा के लोग बलात्कार किए थे, उन IT सेल वालों के लोगों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बताइए क्या वजह? आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही जाति का ख्याल योगी जी रख रहे हैं, वो जो उनकी जाति के लोग हैं, तो क्या वजह क्या है कि लगातार जीत के घोड़े पे सवार है भाजपा? देखिए,
हमारे समाज के लोग जो हैं वो बहुत भोले भाले हैं, पिछड़े और दलित समाज के लोग ये बहकावे में आ जाते हैं, ये पैसों पर बिक जाते हैं। अरे अभी प्रधानी का चुनाव होता है तो नहीं देखते हैं, नारा लगता है कि मुर्गा, दारू और ये सब चीज़ें, साड़ियाँ बांटी जाती हैं और प्रधान जीत जाता है। छोटे स्तर का चुनाव होता है प्रधानी का, तो वही स्थिति उसी को बीजेपी ने नकल कर लिया है। वही स्थिति विधानसभा में करते हैं। बिहार का चुनाव जब शुरुआत हो गई तो बीच में 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को बांट दिया गया और ये चुनाव जीत लिए। आज महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, जिन महिलाओं को नहीं मिल पाया। इसके बाद कहा गया कि 10-10 हज़ार दे रहे हैं, हमको वोट दीजिए, इसके बाद हम आपको रोजगार के लिए 3 लाख रुपए देंगे। तो क्या मिला उन महिलाओं को? वहाँ की महिलाएं विरोध कर रही हैं। जिस तरीके से खबरों के माध्यम से और तमाम जो नेता हैं उनके भाषण के माध्यम से यादव को गुंडा साबित करने का पूरा प्रयास किया गया, तो कैसे आप 27 के लिए कितना तैयार हैं? हम क्या समझा पा रहे हैं कि नहीं यादवों ने आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, गुंडा कौन है, बदमाश कौन है, किसने बदमाशी की, अब किसकी हत्याएं हो रही हैं और हत्याएं कौन कर रहा है? यादव समाज जो है ना, चट्टी चौराहों पर जब दलित और गरीब गुर्गा और पिछड़े और जो उपेक्षित समुदाय के लोग हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कोई करता है तो ये खड़े होकर के उसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए उनको गुंडा बनाने की साबित की जाती है, क्योंकि ये यादव समाज स्वाभिमानी होता है और वो बर्दाश्त नहीं करता जिनके किसी के ऊपर भी अन्याय हो। आप किसी भी लड़ाई को देख लीजिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, किसी गरीब गुरबे को परेशान करने की बात हो, यादव समुदाय अगर देख रहा तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उसको बदनाम करने की कोशिश इस सरकार में की जा रही है। आप बताइए किसी के पास क्या आंकड़ा है कि यादव समुदाय के लोग गुंडाई करते हैं? है किसी के पास कोई आंकड़ा? हम तो कह रहे हैं कि इनके स्वजाति लोग गुंडाई कर रहे हैं, लोगों को घरे में घुस करके मार रहे हैं, लोगों को बलात्कार कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करिए ना। आज आंकड़ा उठा के देख लीजिए कौन लोग अपराध में शामिल है, कौन लोग चोरी छिनैती में शामिल है, कौन लोग बलात्कार में शामिल हैं सबसे ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे, वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे यादवों ने पिछड़े लोगों का, जो पिछड़ी जाति है उनका हक अधिकार पे डाका डाला है। यादवों के आरोप लगाने से पहले ओम प्रकाश राजभर को 100 बार सोचना चाहिए कि राजभरों की शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या है। राजभर समाज आज भी पढ़ने में पीछे क्यों है? क्यों नहीं उनके शिक्षा पर जोर देते राजभर? आज यादव समुदाय इसलिए आगे है क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया, अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाने पर ध्यान दिया। लेकिन राजभर जी ये नहीं बताएंगे कि जब उनको सीटें लड़ने के लिए मिलती हैं तो किसको टिकट देते हैं? अपने परिवार को टिकट दे देते हैं, उन्हीं समुदाय के लोगों को टिकट दे देते हैं। इस पर तो नहीं बताएंगे। राजभर समुदाय आज राजभर ही उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मऊ से लेकर के बनारस के लोग केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है राजनीति कर रहा है। हम कह रहे हैं कि राजभरों की शैक्षिक स्थिति क्या है? आज तक ओम प्रकाश राजभर से किसी ने पूछा? बता पाएंगे आंकड़ा कि राजभर पढ़ने में उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? उनके आंकड़े क्या हैं? नौकरियों में उनके आंकड़े क्या हैं? बता पाएंगे? हम ये नहीं कह रहे कि अति पिछड़ों का अधिकार न मिले। किसी ने 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, राजभर जी से पूछे, किसी ने फार्म भरने से उनको रोका है कि यादव समुदाय ने उनको जो है कहा कि तुम फार्म न भरो, तुम नौकरियों में जो है अप्लाई न करो, तुम नौकरियों में मत जाओ, तुम चुनाव न लड़ो? कहीं बोला है यादव समुदाय? किसी अति पिछड़े को रोका है? कहीं पर कोई आरोप है ऐसा दिखा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? लेकिन बोलने के लिए तो कुछ बोल जाते हैं। जब हमारे साथ थे तो मंदिर में घंटा बजवाने का काम कर रहे थे योगी बाबा का, और अब उनके साथ चले गए हैं तो हमारे सिवा आरोप लगाने को उनके अलावा कोई काम नहीं बचा है। हम कह रहे हैं कि राजभरों की स्थिति तब सुधरेगी, निषादों की स्थिति तब सुधरेगी, प्रजापति कहार कोहार की स्थिति तब सुधरेगी, मल्लाहों की स्थिति सब सुधरेगी जब ये लोग पढ़ाई लिखाई करके शैक्षिक रूप से मजबूत होंगे। हम कह रहे हैं नकल करिए, लेकिन अच्छाई की नकल करिए। पीडीए से जुड़ पा रहे कि नहीं? राजभर निषाद मल्ला अगर पीडीए से न जुड़े होते तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम 37 सीट जीते और गठबंधन में कांग्रेस 6 सीट जीत गई। हम 43 सीट, हम 37 सीट जीत के उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बने हुए हैं। गैर यादव बैकवर्ड जुड़ रहा है पीडीए से? हाँ, पीडीए से जुड़ेंगे, जुड़ना पड़ेगा। अगर जो
मानवर कांसीराम ने नारा दिया था, अगर 85% के लोग एक नहीं होंगे, 85% के लोग इन पर हम जो है राजनीतिक हमला, सामाजिक हमला, ऐतिहासिक हमला और आर्थिक रूप से हमला नहीं करेंगे। हम लड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इनसे लड़ना है तो हमें शैक्षिक रूप से मजबूत होना होगा सारे 85% के लोगों को, तभी हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। ये लोग बड़े बहुरूपिया लोग हैं, ये जो है हमें बांटने का काम करते हैं। ये जो है राजनाथ सिंह के ही समय में सामाजिक न्याय समिति की जो है बंटवारे की ओबीसी में बात चलने लगी थी। उस समय अशोक यादव जी थे, सुप्रीम कोर्ट जा करके उसको रोक लगवाने का काम किए थे। उसी समय से चल रही है, तीन वर्गों में बांट दिया जाए और बांट करके वोट की रोटी सेकने के लिए राजनीति किया जाए, उनसे वोट लेने का काम किया जाए। आप कर कहाँ रहे हैं? राजनाथ हुकुम सिंह जी थे जो है, उनके उसमें जो है चेयरमैनी पर्सन में अध्यक्ष के में बना था सामाजिक न्याय समिति के लिए। और आप आज क्या स्थिति है? ओम प्रकाश राजभर सरकार में तो हम मांग तो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इनकी मांगे मानी जा रही हैं। हम कहते हैं कि जाति जनगणना कराओ ना, होने जा रहा है, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि किसका कितनी हिस्सेदारी है। हम कहते हैं भागीदारी लेने के लिए आप आओ पढ़ लिख करके ना। रोका कौन है? किसने रोका है? किसने रोकने का काम किया है? 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी की पूरी जो है आरक्षण खा गए, तो उसमें यादव समुदाय के लोग केवल ले रहे थे, उसमें तो सभी पिछड़े समुदाय के लोग थे, पूरा अति पिछड़ा था, पूरा दलित था। लेकिन उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों को क्या बोल रहे थे जब लोग गए मांग करने के 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा हक खा गए हैं? जब 6800 विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी मांग कर रहे थे कि भर्ती करिए इतना जो है सरकार से, तो कह रहे थे अभी तुम लोग और लतियाए जाओगे। ये ओम प्रकाश राजभर की भाषा है पिछड़ों के लिए। वो क्या बोलेंगे? अपने समाज की बात करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देंगे, केवल बस जाति एंगल खेलने का काम करते रहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। तुम लोग बातचीत कर रहे थे अजीत यादव जी से, तो समझने की ये ज़रूरत है कि किन लोगों ने शोषण किया है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब भी आपके समाज के किसी व्यक्ति को सवर्ण लोग गाली देना शुरू करें, गुंडा बदमाश बलात्कारी कहना शुरू करें, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि ज़रूर वो व्यक्ति आपके हित की, आपके समाज की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।